Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Student, I am Bushra Gulzar presenting my lecture number 2, class pre-9 biology. Today the topic which is going to be discussed is electron microscope. This topic is taken chapter number 4, which is about cell biology. Student, it is the most advanced form of microscope. In electron microscope, object and lens are placed in a vacuum chamber and a beam of electron is passed through object. Electron pass through or are reflected from object and make image. Electromagnetic lens enlarge and focus the image onto a screen or photographic film. होता क्या है बेटे कि हम किसी भी चीज़ का जिसको कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करना है उसे हम वैक्यूम चैम्बर में रखते हैं और वैक्यूम चैम्बर में इसके ऊपर जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बीम हम उसमें से उसके ऊपर डालते हैं, या तो वो पास हो जाती है या उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है और उसका एक इमेज किस पर आ जाता है, स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर हम उसका इमेज ले लेते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज़ होते हैं जो कि एनलार्ज करते हैं और फोकस करते हैं किसी भी स्पेसिमेन के इमेज को। यानी इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट आर एंड लेंस आर प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। वजह क्या है बेटे वैक्यूम चैम्बर में रखने की? आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इनके ऊपर नेगेटिव बार होता है। इनको वैक्यूम चैम्बर से इसलिए गुजारा जाता है कि ऐसी जगह हो, ऐसा कोई इन्वायरमेंट हो जिसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी किस्म के पार्टिकल्स मौजूद ना हो। अब पता है एयर में तो ये मौजूद होते हैं, गैसेस मौजूद हैं। सो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा जो है एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि आयन लेस हो, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स या नेगेटिव और पॉजिटिव बार्स ना हो। इसके लिए हम उसे वैक्यूम प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए जब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन की बीम डालते हैं या पास करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब हम यहाँ से बीम डालेंगे तो या तो वो उससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या फिर उसका जो है उसके अंदर उससे गुजरेगी, उसमें से गुजर जाएगी। जब उसमें से वो गुजरती है तो इमेज प्रोड्यूस करती है और इसके लिए यूज़ करते हैं आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो हैं वो एनलार्ज भी करते हैं और फोकस भी करते हैं उसके इमेज को, और उसका जो इमेज है स्क्रीन पर या फोटोग्राफिक फिल्म पर ले लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ मच हायर रिजॉल्विंग पावर देन अ लाइट माइक्रोस्कोप। बहुत ज़्यादा हाई पावर की होती है। द मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 0.2 नैनोमीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10 lakh नैनोमीटर। इट इज़ 1000-fold जो है इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट अबाउट 250,000 टाइम्स। यानी जैसे आपने पढ़ा था कि लाइट माइक्रोस्कोप जो थी वो 1500 टाइम जो थी एनलार्ज करती थी, बट ये 250,000 टाइम एनलार्ज कर देती है इमेज को और मैग्नीफाई करती है, डिस्टिंग्विश करती है जो है 0.2 नैनोमीटर। ये इसकी रिजॉल्विंग पावर है और ये इसकी मैग्नीफिकेशन पावर है। Under special condition, EM can detect individual atoms, cell organelles, even molecules and like DNA and protein and much larger than a single atom. बहुत इंपॉर्टेंट बेटे ये है, जितनी की स्टडीज़ आजकल हो रही हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर हम पढ़ रही हैं डिफरेंट, जैसे वायरस को ही हम जो आजकल कोविड एपिडेमिक फैली हुई है उसको हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही उसे हम स्टडी कर रहे हैं। Biologists use two types of electron microscope, TEM and SEM, transitionally electron microscope and scanning electron microscope. What is TEM? टू टाइप हैं, TEM है और SEM है। TEM क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द स्पेसिमेन, ट्रांसमिट हो जाती हैं, उसमें से गुजर जाते हैं। एंड TEM इज़ यूज टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। तो ये बेटे आपका जो है आपको समझ आ गई। टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, एक जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जिसमें ट्रांसमिट होते हैं, गुजर जाएंगे आर पार, उसे हम कहते हैं, जो जिससे कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं किसी भी सेल का। और दूसरी जो टाइप है वो है
जो सेम है, इन सेम इलेक्ट्रॉन आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मेटल कोटेड सरफेस। अब मेटल कोटेड मैग्नीशियम वगैरह जो हैं, ये जो मेटल्स हैं, इसको हम स्प्रे करते हैं। देखिए ये जो आपको ये मॉस्किटो की जो है आई नज़र आ रही है, उसका हेड है ये उसका, और इसके ऊपर स्प्रे की जाती है मेटल, इसके ऊपर वो स्प्रे बारीक बारीक मेटल की वो होते हैं पार्टिकल। इससे क्या होगा, वो उसके अंदर से ट्रांसमिट नहीं होगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रे है। और सेम इज़ यूज टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल सरफेस, आउटर सरफेस को स्टडी करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। बेटे नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कोई एक दिन या 2 दिन या चंद वीक्स का काम नहीं था, इसको हमने प्रॉपर फार्मूलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क हुआ है, और कई आप कह सकते हैं डिकेड्स और कई 100 साल 100 ईयर हिस्ट्रीज जो है, कई आप इसे कहते हैं सेंचुरीज इसमें लगी हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी एंशिएंट ग्रीक्स वर द फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज द डाटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। Aristotle was the first who presented the idea that all animals and plants are somehow related। तो क्या आइडिया था या क्या कंट्रीब्यूशन थी एरिस्टोटल की? वो कहता है कि तमाम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, एक दूसरे से किसी न किसी तरह रिलेट करते हैं, इनमें कोई ना कोई आपस में यकसानियत पाई जाती है। Later this idea gave rise the question like, is there a fundamental unit of structure shared by all the organism? यानी कोई ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से शेयर कर रही है, यानी सब में सेम पाया जाता है। बट बिफोर माइक्रोस्कोप्स वर फर्स्ट यूज इन 17th century, no one knew with certainty that living organism do share a fundamental unit, that is cell। जब तक पहली माइक्रोस्कोप नहीं वो हो गई थी, इन्वेंट हो गई थी, उस वक़्त तक किसी को नहीं मालूम था कि कोई सेल भी मौजूद होता है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, इसी तरीके से वो रिलेट करते हैं। सेल्स वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। ये इसकी कंट्रीब्यूशन है रॉबर्ट हुक की। 1665 में उसने सबसे पहले उसने सेल को डिस्क्राइब किया। बट ही सेड, क्या कहता है वो, ही यूज ही सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। उसने बारीक से कॉर्क के यानी स्लाइस लिया, बिल्कुल ही थिन सा उसका पीस लिया ऊपर से, जैसे हम कहते हैं ना छिलका सा उतार लिया, पील ले लिया, तो उसका स्लाइस लिया और अपनी खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया। तो उसने हुक ऑब्जर्व आ हनी कॉम्ब ऑफ टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट। ये हनी कॉम्ब जैसे सुरगा के शहद के छत्ते, मक्खियों की छत्ते के सब बारीक बारीक कंपार्टमेंट होते हैं, उसे बारीक बारीक गोल गोल दायरे में कंपार्टमेंट नुमा नज़र आए। ही कॉल्ड द कंपार्टमेंट इन कॉर्क एज सेलुली। उसने इनको सेलुली का नाम दिया। हिज टर्म हैज़ कम टू अस एज सेल। और आखिरकार वो होते होते उसकी जो हमें मिली है फॉर्म वो है सेल। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज ऑब्जर्व अ फ्यू ईयर लेटर अ डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek। अब पहले रॉबर्ट हुक की थी बेटा कंट्रीब्यूशन यहाँ तक, जहाँ तक आपने पढ़ा था सेल्स तक कि हैज़ कम टू अस एज सेल, यहाँ तक रॉबर्ट हुक की कंट्रीब्यूशन थी सेल थ्योरी की फॉर्मुलेशन में। अब लीeuwenhoek की आ रही है कि फर्स्ट लिविंग सेल वाज ऑब्जर्व अ फ्यू ईयर लेटर बाय डच नेचुरलिस्ट एंटोनी वैन लीeuwenhoek। क्या उसने ऑब्जर्व किया था? ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिज्म, जो उसने वाटर पॉन्ड से पानी लिया था उसके अंदर, अंडर हिज माइक्रोस्कोप एंड कॉल देम अ एनिमेकुली। उसने एनिमेकुली का उनको नाम दिया और उसने पॉन्ड वाटर से थोड़ा सा पानी चंद उसके ड्रॉप लेकर उसको अंडर माइक्रोस्कोप जब उसने स्टडी किया तो उसमें कुछ उसने मूव करती हुई हरकत करती हुई चीज़ें देखी, जिससे उसने एनिमेकुली का नेम दिया। क्योंकि उस वक्त बेटे ये सोचा जाता था कि तमाम जो जानवर हैं वो मूव कर सकते हैं, तमाम एनिमल मूव कर सकते हैं, पर प्लांट कैन नॉट मूव। बेटे ये आपका वर्क है, आपने क्वेश्चन जो है ध्यान से इनको रीड करके इनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने क्या होती है, 61st पैराग्राफ में इसका आंसर है। कैसे इसकी पावर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर क्या है, व्हाट इज़ कैसे वर्क करती है, टेम और सैम क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल अलग लिखेंगे, हेडिंग दे के रॉबर्ट हुक की अलग लिखेंगे, लीeuwenhoek की अलग लिखेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। अस्सलाम वालेकुम।